नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एल्विन क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था विषय को पढ़ रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोगों ने शुरू से प्रारंभ करते हुए हमारी जो कक्षा है वो जुडिशरी न्यायिक भारतीय न्यायिक व्यवस्था तक पहुंची है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो न्यायपालिका है वो भारत में स्वतंत्र निकाय के रूप में है। वो स्वतंत्र होकर काम करती है, किसी के दबाव में आकर काम नहीं करती है। इसीलिए हमारी न्यायपालिका को भारत में सर्वाधिक महत्व दिया गया है। हम न्यायपालिका वाले विषय में न्यायपालिका के ढांचा को देखें, कैसा है, क्या है, कैसे है। सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, जो हमारे 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर जो फेडरल कोड था उसी को आधार मानते हुए यह व्यवस्था की गई। उसके बाद राज्य स्तर पर सर्वोच्च शिखर पर जो न्याय की अदालत है उसे उच्च न्यायालय नाम दिया गया। उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय, जनपद न्यायालय। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा परिवार न्यायालय क्या होता है, बाल व किशोर न्यायालय क्या होता है, आदि महत्वपूर्ण विषयों को हमने पढ़ा। आज हमारी इस महत्वपूर्ण कक्षा में हम लोग बात करेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट की, ई अदालत की, आभासी न्यायालय की, दूरस्थ न्याय की परिकल्पना क्या है। उसके बाद मोबाइल कोर्ट के बारे में हम लोग गहनता से बात करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और उनसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करने के लिए हमारे तरफ से अनुरोध करें। यही हमारा आपसे निवेदन है। भारत में जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें न्याय में देरी हो रही है। उस देरी को जल्दी निपटारित करने के लिए न्यायालय के निर्णय के अनुसार कई न्यायालयों का गठन किया गया। उसी में से एक लोक अदालत है, बाल किशोर न्यायालय है, परिवार न्यायालय है। उसके बाद आपका फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई है, आभासी न्यायालय की व्यवस्था की गई है, मोबाइल कोर्ट क्या होता है उसकी, परिवार न्यायालय की बात की गई है, उपभोक्ता न्यायालय की बात की गई है, हरित न्यायाधिकरण की बात की गई है। आज हम बात करेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट की, उसके बाद ई अदालत तथा आभासी अदालत की, उसके बाद दूरस्थ न्याय की बात करेंगे, उसके बाद मोबाइल कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। कृपया करके हमारी वीडियोस को अंत तक देखें। आइए प्रारंभ करते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट, अंग्रेजी में भी इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट ही कहा जाता है। अब देखिए, ऐसी अदालतों का गठन कब किया गया? तो 11वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर, सिफारिश पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया। इनमें कैसे मामले इनमें आते हैं? हमारे पास तो न्यायिक व्यवस्था है ही, एक जो न्यायालय का संरचनात्मक सोपानिक क्रम है वो भी है, लेकिन उसके बाद भी फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना क्यों हुई? इसके पीछे हमारा उद्देश्य था कि इसमें मुख्यतः 2 वर्ष या इससे अधिक पुराने ऐसे मुकदमे के निपटारे हेतु चुना जाता है जिनमें अपराधी जमानत पर हो, मतलब अपराधी जमानत पर हो और जो 2 वर्ष या उससे ज़्यादा समय वाले मुकदमे हो। ऐसे मुकदमों के त्वरित न्याय के लिए क्या किया जाता है? फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाती है। ऐसा देखा जाता है, आप सुनने में भी आता है कि मामूली मुकदमों में लोगों को सज़ा हो गई है और वो लोग जेल में हैं, जबकि जो उनके मामले हैं वो अगर त्वरित निपटारा हो जाए तो वो लोग घर वापसी भी कर सकते हैं और अपना सामान्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसी को ध्यानगत रखते हुए 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रत्येक जिले में अधिकतम 5 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना का प्रावधान है। इसमें कैसे मुकदमे आते हैं? इसमें ऐसे मुकदमे आते हैं जो 2 वर्ष या उससे ज़्यादा समय से न्यायालयों में लंबित हो। जो इसका नेचर होता है वो किस आधार का होता है? तो जनपद न्यायालय की भांति हमारा फास्ट ट्रैक कोर्ट भी कार्य करता है। देखिए, ऐसी अदालतों का गठन 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर की गई। प्रश्न पूछेगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना किस वित्त आयोग की सिफारिश पर की गई या किस वित्त आयोग की अनुशंसाओं को आधार मानते हुए भारत में
फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो हमारा उत्तर होगा कि 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया। इसकी प्रकृति कैसी होती है, नेचर कैसा होता है? तो ये जनपद न्यायालय की भांति कार्य करता है। जो हमारा फास्ट ट्रैक कोर्ट है वो जनपद न्यायालय की भांति काम करता है। तो ऐसी अदालतों का गठन 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर किया गया। इनमें मुख्यतः 2 वर्ष या इससे अधिक पुराने ऐसे मुकदमे के निपटारे हेतु चुना जाता है जिनमें अपराधी जमानत पर हो। प्रकृति क्या होती है? जनपद अदालतों की भांति ये कार्य करती है। अब ई अदालत तथा आभासी अदालत। ई अदालत आप देख रहे हैं इस समय कोरोना काल में सभी कार्य होते हैं वो वर्चुअल हो रहे हैं, आभासी रूप से हो रहे हैं। वैसे ही ई अदालत का कॉन्सेप्ट लाया गया। ई अदालत का ही एक रूप है। ई अदालत में 40 प्रकार की चीज़ें होती हैं। उसमें एक विशेष अदालत है जिसे आभासी अदालत नाम दिया गया, वर्चुअल कोर्ट। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2003 में ये फैसला दिया था कि किसी गवाह को अगर उपस्थित करने में समय और धन ज़्यादा खर्च हो रहा हो और उससे बचना हो, उससे अगर उतना खर्च करने लायक वो मामला ना हो या वैसी परिस्थिति न बन पा रही हो, तो हम वर्चुअली यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उस गवाह के द्वारा साक्ष्य को प्रस्तुत कर सकते हैं, साक्ष्य के रूप में गवाह को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसी को आधार मानते हुए हमारे आभासी कोर्ट की स्थापना की गई। ई अदालत एक ऐसी अदालत है जिसमें सभी चीज़ों को आप वेबसाइट पर देख सकते हैं। जैसे हमारे उच्च न्यायालय की वेबसाइट है, सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट है, उस पर आप जाएंगे तो फीस जमा कर दिया जाएगा। उस पर कितनी फ़ीस है, ऑनलाइन फ़ीस जमा करने की प्रक्रिया, हमारे मुकदमों की सुनवाई में क्या हो गया, वाद निर्णय, इसी को ई अदालत नाम दिया गया है। आइए देखते हैं। ई अदालत के एक विशेष रूप को आभासी अदालत कहते हैं। ई अदालत के एक विशेष रूप को आभासी अदालत कहते हैं, वर्चुअल कोर्ट कहते हैं। वर्ष 2003 में सर्वोच्च न्यायालय ने, किसने? सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी गवाह को समयांतर्गत, मतलब एक समय के अंदर बहुत अधिक खर्चे के बगैर बुलाना संभव न हो तो उसके साक्ष्य एविडेंस का अभिलेखन, मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाह के द्वारा या गवाह को साक्ष्य के रूप में, एविडेंस के रूप में प्रस्तुत करने को क्या कहा गया? आभासी अदालत। दूरस्थ न्याय। दूरस्थ न्याय क्या है? दूरस्थ न्याय अर्थात टेली जस्टिस, अंग्रेजी में इसे टेली जस्टिस कहते हैं। सामान्यतः वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्याय देने की प्रक्रिया को दूरस्थ न्याय कहा गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्याय देने की प्रक्रिया क्या कहलाई? दूरस्थ न्याय, टेली जस्टिस। प्रश्न ये पूछेगा कि टेली जस्टिस किसे कहते हैं? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्याय देने की जो प्रक्रिया आई उसे सामान्यतः दूरस्थ न्याय या टेली जस्टिस कहा गया। अब हमारा है मोबाइल कोर्ट, समझते जाइएगा। मोबाइल कोर्ट की अवधारणा के जनक किसको माना जाता है? मोबाइल कोर्ट की अवधारणा के जनक हमारे पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को माना जाता है। इसका उद्देश्य क्या था? कोई भी जैसे गठन किया जाता है, हमारे यहाँ अनेक संस्थाएं हैं, उसके बाद भी अगर संस्थाओं का गठन किया जाए तो उसके पीछे एक निहितार्थ होता है, उसका उद्देश्य होता है। तो वैसे ही हमारे मोबाइल कोर्ट की स्थापना के गठन के पीछे क्या निहितार्थ था, उसका क्या उद्देश्य था, इसकी अवधारणा के जनक कौन है थे? तो इसकी अवधारणा के जनक अर्थात मोबाइल कोर्ट की अवधारणा के जनक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को माना जाता है। प्रश्न ये पूछेगा तो हमको टिक लगाना है। इसका उद्देश्य क्या था? अदालत स्वयं जनता के पास पहुंचे, अदालत स्वयं जनता के पास पहुंचे ताकि जनता को न्याय प्राप्ति हेतु धन व समय न खर्च करना पड़े। जब अदालत आपके पास खुद ही आ जाएगी मोबाइल कोर्ट के माध्यम से, मोबाइल मतलब ये वाला सेलफोन की बात यहाँ पे नहीं हो रहा है। मोबाइल मतलब ये न्यायालय होती है जो बस में होती है, बड़ी गाड़ियों में होती है, उसमें जो न्यायाधीश होते हैं वो बैठे होते हैं मामले की सुनवाई के लिए। जो आवश्यक लोगों की आवश्यकता होती है वो लोग रहते हैं और किसी गांव में उस मोबाइल कोर्ट के जरिए अदालत लगती है और वहाँ सुनवाई होती है, लोग तुरंत पहुँच जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि जनपद न्यायालय में कोई किसी का मामला चल रहा है और जनपद न्यायालय
उसके घर से 100 किलोमीटर दूर है, तो जाने में आने में खर्च, उसके बाद समय का खर्च ये लगेगा। तो इससे बचाने के लिए उसके आसपास बस में एक कोर्ट बैठ जाती है। कोर्ट मतलब न्यायाधीश और जो आवश्यक लोग होते हैं जो उनकी सुनवाई में मदद करें या सहायक हो, वैसे लोग आते हैं, उनकी सुनवाई करते हैं। इसकी संकल्पना जो दिए थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम दिए थे, इसके पीछे उद्देश्य क्या था कि न्याय सीधे जनता के द्वार तक पहुँचे। न्याय सीधे कहाँ पहुँचे? जनता के द्वार तक, ताकि जनता को, लोगों को न्याय प्राप्ति हेतु धन व समय न खर्च करना पड़े। सबसे पहले पूछेगा कि जो हमारा मोबाइल कोर्ट है सबसे पहले कहाँ पे प्रारंभ किया गया? तो मेवात जिला है हरियाणा का, वर्ष 2007 में वहीं से ये प्रारंभ हुआ। भारत में सबसे पहले मोबाइल कोर्ट मेवात जनपद है हरियाणा का, वहीं से प्रारंभ किया गया। इसकी सफलता प्रारंभिक स्तर पे इसकी बहुत ज़्यादा सफलता देखी गई। तो इस सफलता के पीछे इसका एक नाम दे दिया गया जिसे पहिए पर न्याय के नाम से भी जाना जाता है। मोबाइल कोर्ट अर्थात पहिए पर न्याय, जस्टिस ऑन व्हील्स के नाम से भी जाना जाता है। ये अगर पूछेगा कि पहिए पर न्याय किसे कहा जाता है तो आप क्या कहेंगे? मोबाइल कोर्ट को पहिए पर न्याय, जस्टिस ऑन व्हील्स कहा जाता है। अब देखिए, अब इसमें किस स्तर के अधिकारी होते हैं? न्यायिक अधिकारी। तो इस अदालत की अध्यक्षता अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश सह अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी स्तर के जजों के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश सह अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी स्तर के जजों के द्वारा की जाती है। अब इसमें मामले किस प्रकार के होते हैं? इसमें मामले जो होंगे वो सिविल तथा आपराधिक, सिविल मतलब दीवानी और आपराधिक क्रिमिनल, दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई होती है। आइए इसको एक बार और देखते हैं। हम बात किए फास्ट ट्रैक कोर्ट की। ऐसी अदालतों का गठन 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर की गई। इसमें मुख्यतः 2 वर्ष या इससे अधिक पुराने ऐसे मुकदमे के निपटारे हेतु चुना जाता है जिनमें अपराधी जमानत पर हो। प्रकृति जनपद न्यायालयों की भांति होती है। हमारा इस अंक का दूसरा जो बिंदु था ई अदालत तथा आभासी अदालत। जो ई अदालत के एक विशेष रूप को ही आभासी अदालत कहते हैं। वर्ष 2003 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी गवाह को समयान्तर्गत या बहुत अधिक खर्चे के बगैर बुलाना संभव न हो तो उसके साक्ष्य का अभिलेखन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी किया जा सकता है। दूरस्थ न्याय सामान्यतः वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्याय देने की जो प्रक्रिया है उसे दूरस्थ न्याय कहा गया। मोबाइल कोर्ट अवधारणा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उद्देश्य क्या था कि जो जनता के पास अदालत खुद पहुंचे और न्याय प्राप्ति के लिए पैसा और समय खर्च ना हो। किस स्तर के? इस पर पहिए पर न्याय के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये कोर्ट एक बस के में बैठी होती है, वो बस चली जाती है वहाँ तक, मतलब जनता के दरवाजे तक। इसमें इसकी अध्यक्षता अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश सह अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी स्तर के जजों के द्वारा की जाती है। इसमें आपराधिक और सिविल अर्थात दीवानी दोनों प्रकार के मुकदमों की सुनवाई होती है। आप लोगों को यह कक्षा कैसी लगी? इस अंक में दी गई जानकारी कैसी रही? परीक्षा उपयोगी जानकारी को आधार मानते हुए हम लोग, हमारी टीम यह वीडियो को फ्रेम करती है। आप लोग हमारे साथ बने रहें। हमारी वीडियो को कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक पहुंचाएं। वो सुझाव हमारे लिए मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।